जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है व्हाई इंडियाज एनिमीज आर स्केर्ड ऑफ अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल के बारे में दोस्तों आप तो डिटेल्स में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उससे डरते हैं। उसका रीजन आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि क्यों डरते हैं। फिर हम आपके साथ लास्ट में बात करेंगे। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए वीडियो लाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग भी 90s और 2000s के डेकेड्स में बड़े हुए हैं उनको शायद याद होगा कि एक टाइम था इंडिया में जब भारत पे आए दिन आतंकी अटैक्स होते थे। श्रद्धालुओं से भरा संकट मोचन मंदिर तेज धमाके से टहल गया। Blast that ripped through Zaveri Bazaar. First of the twin blasts here in Hyderabad. साल 2006 में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में से एक के बाद एक हुए 7 सिलसिलेवार धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी। लोग सीरियसली बाजार जाने से डरते थे, अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन 2013-14 से आतंकी हमलों में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। आज के भारत के शहर उस समय से कहीं ज्यादा सेफ हैं और कुछ केसेस में तो इंडिया ने आतंकियों को उनके घर में घुस के निपटाना शुरू कर दिया है। अब तो ऊनो रिवर्स ऐसा हुआ है कि आतंकी अपने घर में सेफ नहीं फील कर रहे। A mystery killing of an LET operative, Maulana Ziaur Rahman. अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। Former Lashkar-e-Taiba commander Akram Khan shot dead by unidentified assailants in Bajaur, Pakistan. A Khalistani extremist, a gangster, has been killed in Canada. कई लोग इस सिचुएशन में चेंज के लिए राइटली बीजेपी की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रेडिट देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को दी है। Ajit Doval, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure. You don't fight terrorism directly. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता कि really danger कितना है. Rise to the challenges and take the bull by the horn. You don't have the will to exercise the power. That is as good as not having it. कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अजीत डोवल की लीडरशिप में अब भारत नहीं डरता बल्कि भारत के दुश्मन भारत से डरने लगे हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इस नॉइजी एकोई इनकम्प्लीट स्टेडियम से आपसे जुड़ता हुआ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। भारत जो है दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ बांग्लादेश भी है जहां पर कई आतंकी ग्रुप्स ने शरण ली है एक समय पर। इतने डेंजरस और इतने कॉम्प्लेक्स एरिया में भारत को प्रोटेक्ट करना और भारत के सिटीजन्स को सेफ रखना एक बहुत ही बड़ी और डिफिकल्ट जिम्मेदारी है। तो इतना बड़ा काम बीजेपी की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अजीत डोवल को क्यों सौंपा और अजीत डोवल ने ये काम सक्सेसफुली कैसे किया? देखिए, उनकी एक्सपर्टीज और उनकी सक्सेस को समझने के लिए हमें उनका बैकग्राउंड और उनके दूसरे सक्सेस और फेलियर्स को भी जानना जरूरी है। अजीत डोवल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में होता है। अजीत डोवल आर्मी की बैकग्राउंड में पले बढ़े हैं और उनके पिताजी मेजर जीएन डोवल इंडियन आर्मी में एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर रह चुके हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल से ही हुई थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। अजीत डोवल हमेशा से ही पढ़ाई में काफी आगे थे और यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम भी उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। भाई लोग जो 35 साल के हो चुके हैं और इस समय अपने 5वें या 6ठे यूपीएससी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये सुनकर सोच रहे होंगे ये भी ठीक है। तो 1968 में अजीत डोवल ने अपने लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन करके, जहां पर उनकी पोस्टिंग केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में हुई और अपनी सर्विस ज्वाइन करते ही अजीत डोवल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक बड़ा टेस्ट मिला। 1971 में दिसंबर 29 को
हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया गया क्या? ये सिचुएशन हाथ से बहुत बाहर निकल रहा था और इसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अजीत डोवल को दी गई। अजीत डोवल की पहली प्रायोरिटी थी जो लूटी हुई प्रॉपर्टी थी उसको वापस लाना, और अजीत डोवल ने स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया गया। अजीत डोवल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उसके बाद डोवल को कन्नूर में भी पोस्टिंग दी गई लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, और उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने भी नोटिस करना शुरू किया और जल्द ही इंडियन पुलिस सर्विस से उनको एक बड़ी पोस्ट दी गई। तो बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विस में डोवल बहुत ही कम साल तक थे। उनकी पुलिस का करियर बेसिकली उदय चोपड़ा के बॉलीवुड करियर से भी छोटा था। अजीत डोवल को उनकी परफॉर्मेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती कर लिया गया। ये उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अजीत डोवल ने 30 साल तक सर्व किया। इनका पहला असाइनमेंट था मिजोरम और सिक्किम। अगर आज सिक्किम और मिजोरम भारत का हिस्सा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक रोल है अजीत डोभाल का, भारत के जेम्स बॉन्ड का। 1960s के दौर में मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग की और हमारे जो 2 पड़ोसी हैं, एटमी ताकत पाकिस्तान और उनके नाजायज बाप चाइना, क्योंकि असली बाप तो हम ही है ना, ये दोनों देश इस पार्टी को सपोर्ट देने लगे। आर्म्स, एम्यूनिशन और उनके आतंकियों को शेल्टर भी प्रोवाइड करने लगे। हालात इस तरह के हो चुके थे मिजोरम के उस समय के आए दिन पुलिस ऑफिसर्स की हत्याएं हो रही थी। बेहद खून खराबा मिजोरम ने उस समय यहाँ पे देखा। मिजोरम में सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो गई थी और इस समय पर अजीत डोवल को मिजोरम के इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट का हेड बनाया गया। वो खुद मिजोरम आए और वहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड जाके डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से नेगोशिएशन की। 5 साल तक वो वहाँ पर रहे और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के 7 में से 6 कमांडर्स को सरेंडर करवा दिया और सारे कमांडर खोने की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फिर फाइनली सरेंडर करना पड़ा। देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान से ट्रेनिंग लोगे तो यही होगा ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है सरेंडर करना। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो माल कैसे सही निकलेगा यार? तकनीकी गलत है तुम्हारी। 1975 में जब सिक्किम इंडिया में ऑफिशियली मर्ज हुआ था उसमें भी डोवल ने एक रोल प्ले किया था। मिजोरम में अपना पूरा प्रॉपर काम करने के बाद अजीत डोभाल को सिक्किम भेजा जाता है सिक्किम मर्जर कराने के लिए। उन्होंने एक प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप करने में हेल्प किया था और लोगों को सिक्किम की मोनार्की के खिलाफ इंस्टिगेट भी किया था ताकि सिक्किम इंडिया में इंटीग्रेट हो सके। और इस तरह के ऑपरेशंस के बाद अजीत डोवल को प्रेस्टिजियस राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। इन 2 बड़े सक्सेसेस के बाद डोवल की एक और बड़ी असाइनमेंट आई जहां पर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया 1980s में अंडरकवर काम करने के लिए। उन्होंने 7 साल पाकिस्तान में बिताए एज एन अंडरकवर ऑपरेटिव गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स। उसके बाद जब वो वापस इंडिया आए तो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म से लड़ने में भी उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। जब खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए केपीएस गिल की लीडरशिप में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया, तब अजीत डोवल खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस में काफी हेविली इन्वॉल्व थे। एक फेमस स्पाई स्टोरी है जहाँ पर एक रिक्शा वाला खालिस्तानियों की टेरिटरी में जाता था, खालिस्तानियों के बीच घूम घाम कर उनसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ जाता था और खालिस्तानियों को पता भी नहीं चलता था। और ये रिक्शा वाला अजीत डोवल थे। फिर खालिस्तानी टेररिस्ट मूवमेंट खत्म होने के बाद 1990s में अजीत डोवल के सामने एक और बड़ा टेस्ट आया। उसको सांस तो लेने दे। जब एयर इंडिया के IC-814 को हाईजैक किया गया। IC-814 को रीराउट करके कांधार में लैंड करवाया गया और हाईजैकर्स ने डिमांड किया कि कुछ बड़े एंटी इंडिया आतंकवादियों को रिलीज किया जाए। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि इंडिया के इतने सारे सिविलियंस एनिमी टेरिटरी में फंसे हुए थे और इंडिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इवेंचुअली कुछ टेररिस्ट को इंडिया को रिलीज करना पड़ा उस फ्लाइट में फंसे हुए सिविलियंस को वापस लाने के लिए। इनिशियली जो आतंकवादी थे वो कई टेररिस्ट की रिलीज होने की मांग कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली निगोशिएट करके सिर्फ 3 टेररिस्ट को रिलीज किया गया। लेकिन उसके बावजूद सिविलियंस के वापस आने के बाद अजीत डोवल ने कहा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की भी प्रॉब्लम थी और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि उन्हें इन टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। और इस सिचुएशन के जल्द ही बाद 2005 में अजीत डोवल ने रिटायरमेंट ले लिया। उनकी रिटायरमेंट के बाद वो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में चले गए और उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को क्रिएट किया जो कि एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये फाउंडेशन एंटी करप्शन एक्टिविज्म में बहुत इन्वॉल्व था। इसने यूपीए गवर्नमेंट ने जो अलग अलग स्कैम्स किए थे, चाहे 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोल स्कैम हो और भी बहुत सारे स्कैम हो, पता नहीं साल में ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कांग्रेस पार्टी के स्कैम या अक्षय कुमार की फिल्में, बट एनीवे जो भी है यूपीए गवर्नमेंट ने स्कैम्स किए थे, इन पर काफी सारी रिसर्च और काफी क्रिटिसिज्म इस थिंक टैंक ने प्रोवाइड की थी। इस थिंक टैंक ने यह भी दिखाया था कि आज लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं, असम में हो रही घटनाएं गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ऐसा रवीश कुमार बोल रहे हैं, जबकि हर चैनल पर दिखाया जा रहा है। जो आदमी खुद गोदी में बैठा हो दूसरे की, उसको कहां से कुछ दिखेगा दुनिया में क्या होगा। लेकिन
लेकिन उस समय पर भी एक गोदी मीडिया प्रेजेंट था। उन्होंने दिखाया कि कैसे कई मीडिया हाउसेज हैं जो पॉलिटिशियन से सवाल नहीं पूछते करप्शन पे, उल्टा पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, उनसे सॉफ्ट इंटरव्यूज लेते हैं। उन्होंने दिखाया था कि कैसे पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रखा था और करप्शन से लड़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये फाउंडेशन 2011-2012 में न्यूज में बहुत आया था, जब इन्होंने अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बाबा रामदेव जैसे लोगों को साथ में लाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा एंटी इंडिया क्रूसेड शुरू किया था और टीम अन्ना का गठन किया था। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल साहब की जब बात आती है तो वो तो उसी तरह की बुरी इन्वेस्टमेंट निकले जिस तरह की बुरी इन्वेस्टमेंट आपके कजन की क्रिप्टो करेंसी कंपनी निकली। वैसे ही बुरी इन्वेस्टमेंट निकले जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी के 8 साल लगाए गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में, और सीजन 8 में जाके शो ने पूरी तरह से आपके अरमानों पर हक दिया और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। And who has a better story than Brand the Broken? एंटी करप्शन एक्टिविज्म के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत अच्छा रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। और एंटी करप्शन और नेशनल सिक्योरिटी ये दोनों बीजेपी गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। और इसीलिए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए इस थिंक टैंक के सीनियर मेंबर्स को रिक्रूट किया है। अजीत डोवल को एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिक किया गया। नृपेंद्र मिश्रा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर मेंबर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। और नीति आयोग के मेंबर विवेक देबरॉय, प्रसाद भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश और IIMC के डायरेक्टर KG सुरेश, ये सारे लोग भी इस थिंक टैंक से जुड़े हुए थे। और फिर आता है फाइनली वो समय जिसके लिए अजीत डोवल सबसे ज्यादा फेमस है, यानी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस रोल में अजीत डोवल 2014 से है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। और आप देख सकते हैं कि 2005 तक जो उन्होंने एक्सपीरियंस कमाया था वो उन्हें इस रोल में कितना काम आया है। उन्होंने किस तरह से इस रोल में अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके अडॉप्ट किया है भारत के दुश्मनों से लड़ने के लिए। इनफैक्ट अपनी पोजीशन को ज्वाइन करते ही उन्होंने इराक में एक बड़ा मिशन किया, जब इराक में आईसिस फैला हुआ था और 46 नर्सेस को आईसिस आतंकियों ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। ISIS के आतंकियों ने तिकरीत शहर पर कब्जा कर लिया था और बमबारी की चपेट में वो अस्पताल भी आ गया जहां भारतीय नर्सेस काम कर रही थीं। और शायद अजीत डोवल जी ने 1998 की एयर इंडिया की हाईजैकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही तेजी से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें बहुत ही तेजी से इन सारी 46 नर्सेस को रेस्क्यू करके वापस इंडिया लाया गया सेफ एंड साउंड। 18 सितंबर 2016 में जब उरी अटैक हुआ, जिसमें हमारे 19 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए। इस अटैक को देखकर काफी लोगों को 26/11 के टेरर अटैक्स की याद आई होगी, जब पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया में घुस आए और बेगुनाहों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। उस समय याद कीजिए कि इंडिया ने 2008 में ना कोई एक्शन लिया, बल्कि इंडिया की रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो पाकिस्तान के बजाय इस आतंकवादी अटैक के लिए RSS को ब्लेम कर रहे थे, हिंदू एक्सट्रीमिज्म को ब्लेम कर रहे थे। Nowhere in this book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान की टीम अपनी बकवास परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप से बाहर हुई, लेकिन पाकिस्तान का कोच बोल रहा है कि हम इसलिए हारे क्योंकि BCCI ने स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजने दिया। लेकिन मुंबई अटैक्स के बाद रिएक्शन देखिए और उरी अटैक्स के बाद रिएक्शन देखिए। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हम घर में घुस के मारेंगे। उरी अटैक के ठीक 10 दिन बाद इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी टेरर लॉन्च पैड्स पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। और ये लेसन भी लगता है अजीत डोवल ने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है कि सिर्फ देश को डिफेंड करना जरूरी नहीं है, कभी कभी दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारना भी जरूरी है, ताकि उनको वो खौफ हो जो खौफ वो भारत के लोगों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में जब मणिपुर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया के सेपरेटिस्ट ने इंडियन आर्मी के 18 सोल्जर्स को मार दिया था, तब उस काउंटर टेरर ऑपरेशन को भी अजीत डोवल ने लीड किया था। अजीत डोभाल ने पूरी रणनीति बनाई और ऑपरेशन के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग से संपर्क में रहे। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी की। पहले उन्होंने म्यांमार की आर्मी को अपने साइड पर लाया और प्लान बनाया कि म्यांमार की जो आर्मी है वो टेररिस्ट को इंडियन बॉर्डर की तरफ पुश करेगी और बाकी काम इंडियन आर्मी देख लेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिलिट्री एक्शन और डिप्लोमेसी को मिक्स किया जा रहा है, जो काम 30-40 साल पहले अजीत डोवल ने केरला में किया था। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके पीछे भी अजीत डोवल की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। याद कीजिए, कुछ लोग थे ऐसे जो कह रहे थे जरा हटा के दिखा दो। 370 की बात करते हैं, वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 370 को नहीं छोड़ सकते। लेकिन याद कीजिए कि जब आर्टिकल 370 हटा था, कश्मीर में कोई दंगा, कोई स्टोन पेल्टिंग, कोई आतंकवादी अटैक नहीं हुआ था। जो भी हल्ला हुआ था वो कश्मीर के बाहर हुआ था, शाहीन बाग वगैरह में। कश्मीर शांत था क्योंकि इस सिचुएशन को अजीत डोवल ने पहले से ही एंटिसिपेट करके रखा हुआ था और कई महीनों की प्लानिंग की गई थी। दरअसल डोभाल घाटी में लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा।
ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है। पूरे के पूरे स्टोन पेल्टिंग नेटवर्क को और सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियंस के नेटवर्क को लॉकडाउन के पहले ही बंद कर दिया गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि कश्मीर में क्या होने वाला है, और इसलिए किसी भी सेपरेटिस्ट को, किसी भी स्टोन पेल्टर को, किसी भी आतंकवादी को कुछ ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से काम किया जितनी तेजी से MTV रोडीज के कंटेस्टेंट भागते हैं जब उनसे उनके परिवार वाले असली नौकरी करने की बात करते हैं। अजीत डोभाल ने कही कि कश्मीरी जो है, जो वहाँ पर बहुमत है, वो चाहते हैं कि 370 खत्म हो। कुछ उपद्रवी ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब 2019 का पुलवामा अटैक भी हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए थे, उसके बाद भी आप देखिए ये डोभाल डॉक्ट्रिन काम में आई। इंडिया को डिफेंड करना काफी नहीं है, इंडिया पर हमला करने वालों को घर में घुस के मारना भी जरूरी है। और इसलिए 2019 में इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर टेरर कैंप्स पर एयर स्ट्राइक डाली। और जब वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पायलट अभिनंदन क्रैश कर गए, उनको भी बिना किसी इंसिडेंट के घर वापस ले आया गया। अगर कोई पुरानी गवर्नमेंट होती या कोई पुरानी रेजिम होती इंडिया में, तो शायद उनको भी अभिनंदन के बदले 4-5 टेररिस्ट छोड़ने पड़ते। लेकिन इस बार शांति से पाकिस्तान ने अभिनंदन को बिना किसी टेररिस्ट मांगे वापस लौटा दिया। The opposition leader said that Pakistan Army Chief Qamar Javed Bajwa's legs were shaking as Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said that India was about to attack the country. बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अब इसके लिए इमरान खान जी ने पूरी क्रेडिट लेने की कोशिश की, उसी तरह से जिस तरह से भारत की सारी अचीवमेंट के लिए कांग्रेस नेहरू जी को क्रेडिट देने लगती है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत में पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही थी। और डोभाल डॉक्ट्रिन जो है, जो नई इंडिया है, जो नई इंडिया की नेशनल डिफेंस की स्ट्रेटेजी है, उसका एक बड़ा एग्जांपल आप पिछले कुछ महीनों में भी देख सकते हैं कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे बड़े बड़े टेररिस्ट थे, धीरे धीरे उनको निपटाया जा रहा है अननोन गनमैन के द्वारा। IC 814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री पिछले साल कराची में मारा गया। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। जनवरी 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हुई। जेल में ही हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अपने आतंकी साथियों की टारगेटेड किलिंग के बाद वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तानियों का और खालिस्तानियों का मानना है कि इसके पीछे रा की साजिश है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भाई कहीं ना कहीं तो रॉ इन्वॉल्व्ड है। लेकिन अपेरेंटली कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रॉ जो है इस गेम को बहुत स्मार्ट तरीके से खेल रहा है। कनाडा में जो खालिस्तानी है उनमें से कई लोग कनाडा के इलीगल ड्रग ट्रेड में भी इन्वॉल्व है, जिसमें अक्सर गैंग वायलेंस होती रहती है। हो सकता है उसके ऊपर से अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, उससे जो तहरीके तालिबान है, जो बेसिकली तालिबान का पाकिस्तानी वर्जन है, वो भी पाकिस्तान से बहुत चिढ़े हुए हैं और पाकिस्तान पर बहुत अटैक्स कर रहे हैं। Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid recently said that Afghans oppose fences that have been erected along the Durand line. TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जो वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एक बड़े कॉन्वॉय पर, एक सेना के काफिले पर हुआ था। तो हो सकता है कि रॉ अपने हाथों से कुछ नहीं कर रहा, बस इन ऑर्गेनाइजेशंस के बाद या बस तालिबान के पास या फिर कनाडा के इन गैंग्स के पास जा रहा है और बोल रहा है कि देखो भैया, आप ऑलरेडी इन लोगों को टारगेट कर रहे हो, हम आपको इनकी लोकेशन बता देते हैं और ये थोड़े से पैसे भी रख लो, थोड़ा चाय पानी के लिए है, जरा आपकी भी मदद हो जाएगी, हमारी भी मदद हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और देखिए ये सब अलेजेड इन्फॉर्मेशन है, तो अगर अजीत डोभाल ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दो रीजंस। इंडिया के पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है कि भाई हमने इन लोगों को नहीं मारा, इनको तो टीटीपी ने मारा है, इनको तो कनाडा के गैंगस्टर्स ने मारा है, हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, हम पे क्यों उंगली दिखा रहे हो? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, आतंकियों को भी पता होगा कि भाई हमारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे टपक रहे हैं, कहीं ना कहीं तो शायद इंडिया का हाथ है और इस बात का खौफ बना रहेगा। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है, ये डर अच्छा है। अजीत डोभाल का लेटेस्ट ऑपरेशन रहा है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसमें उन्होंने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करवाया है। पीएफआई भारत में कई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। उनके ऊपर आरोप है कई हिंदुओं पर हमला करने का, क्रिश्चियंस पर हमला करने का, आरएसएस वर्कर्स पर हमला करने का, उसके ऊपर से इलीगल कन्वर्जन्स करने का भी। दिन दहाड़े हिंदू नेताओं को अत्यंत क्रूर तरीके से मारता रहा, दंगे करवाता रहा, हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाता रहा और विदेशी फंडिंग से हथियार और गोला बारूद के अंबार लगाता चला गया। पिछले साल कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए पीएफआई के ऑफिसेस से, जहां पर 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का प्लान कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मारने का प्लान बना रहे थे। इनके पास से पुलिस को होश उड़ा देने वाले कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिनमें भारत को एक हिंदू मुक्त इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान विस्तार में लिखा हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बिहार दौरे के दौरान पीएफआई द्वारा
खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी। इस खुलासे के बाद पीएफआई के ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेज में रेड मारी जाती है। उसी के साथ साथ अजीत डोभाल बड़े बड़े मुस्लिम लीडर से भी मिलने जाते हैं और फिर वो मुस्लिम लीडर्स पीएफआई को कंडेम करते हैं और उसको बैन करने की बात करते हैं। अजीत डोभाल साहब से बात की मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली बैन करना चाहिए। तो जिस समय पर पीएफआई चेकर्स खेल रहा था उस समय पर डोभाल 4D चेस खेल रहे थे, क्योंकि अब आंदोलन जीवी जो है और मीडिया जो है वो किस बात पर पीएफआई को सपोर्ट करेगी जब मुस्लिम लीडर्स खुद पीएफआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद 15 स्टेट्स में पीएफआई के ऑफिसेज पर रेड की जाती है जिसमें 106 मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है और इसके बाद पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि क्यों आज जाकर इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे आईबी हो चाहे रॉ हो, उससे इंडिया के दुश्मन आज क्यों घबरा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को क्यों पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल और इंडिया की जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, केरला, पंजाब, पाकिस्तान, आईपीएस, आईबी इन सारे जगहों में काम करके जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है उससे एक बहुत इनोवेटिव स्ट्रैटेजी निकाली गई है इंडिया के इंटरेस्ट को और इंडिया के लोगों को डिफेंड करने की। आज का इंडिया सिर्फ डिफेंड नहीं करता, आज का इंडिया घर में घुस के भी मारता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अगला बड़ा क्या गोल होना चाहिए इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, श्याम शर्मा शो के पॉडकास्ट चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैंने हाल में ही विवेक अग्निहोत्री, रश्मि सामंत और अभिजीत चावड़ा के साथ बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किए हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में, वैक्सीन वॉर के बारे में, इंडिया कनाडा इश्यूज के बारे में। अगर आप उनको चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर दिए गए पॉडकास्ट चैनल पर क्लिक करें और उन पॉडकास्ट को जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अजीत डोभाल जी के बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में हुई है, उससे भी हटके बातें हैं, कवर अप नहीं हुई इस वीडियो में, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी बातें हुई वो बहुत ही बढ़िया हुई। और दूसरी बात कि अजीत डोभाल के बारे में और एक भी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अजीत डोभाल जी जो है वो कई सालों तक पाकिस्तान में एजेंट बन के रहे थे और भिखारी बन के रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और वो वाली हिस्ट्री हमने कई बार न्यूज़ चैनल में भी देखी है, आपको भी मालूम होगी। और अजीत डोभाल का जो माइंड चलता है ना, जो जहाँ पे हम सोचते हैं उस सोच के कहीं और चलता है माइंड। इस सोच की वजह से ही दुश्मन के पैर जो है कांपते हैं। और पाकिस्तान को सबसे अच्छे से जानते हो तो वो हमारे पाकिस्तान की तो नस जानते हैं अजीत डोभाल जी अच्छे से, क्योंकि 6 या 7 साल वहां पे गुजारे हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो भी है हमारा एक ये भी है बड़ा हीरो भी हम मानते हैं अजीत डोभाल जी को, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी के मामले में अजीत डोभाल जी की जरूरत बहुत है। उन्होंने ही तो कहा था कि ये नया भारत है, अब ये डरेगा नहीं, घर में घुस के मारेगा। फिर मोदी जी ने भी कहा था घर में घुस के मारेंगे हम। और हमारे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका जो उसके मास्टरमाइंड अजीत डोभाल जी है। उसके मास्टरमाइंड अजीत डोभाल जी ही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि उसको पता था कि पाकिस्तान की औकात क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन ये आतंक वाला जो मामला होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता है। वो तो एजेंसियों को भी कई बार एजेंसी को भी सूख जाती है। छोटे मोटे हमले होते हैं उनमें तो चलो इग्नोर किया जाता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब बड़ा हमला होता है ना, तो कोई भूल नहीं सकता, तो उसका बदला लेना बहुत जरूरी बनता है, तभी अजीत डोभाल जी काम आते हैं। हाँ। अजीत डोभाल जी के बारे में दोस्तों गूगल जरूर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री उनके बारे में मिलेगी। वैसे तो ये वीडियो में सारी मतलब हिस्ट्री हमें पूरी हिस्ट्री दे दी है, लेकिन फिर भी एक बार दोस्तों गूगल करना। वीडियो यहाँ तक आपने देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीत डोभाल जी के बारे में और थोड़ी बहुत रिसर्च करना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि अजीत डोभाल जी क्या थे, उसका एजुकेशन क्या था, कहाँ रहे, क्यों कितने कितने काम किए, वो सब कुछ आपको गूगल में मिल जाएगा, खास करके विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स में मिलेगा। वीडियो में जो बताया गया है ये आज के अजीत डोभाल के बारे में बताया गया है, और पूरी डिटेल्स में उन्होंने जितना कवर कर सके उतना कवर कर लिया है। बाकी भी डिटेल आपको गूगल में मिल जाएगी। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।